हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्री बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हालांकि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है और एमसीक्यूज की और केस स्टडीज़ की भी। तो आई होप आप लोगों ने वो सारी देख लिया और अब पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 and 495। ओके, क्या दे रखा है आपको बेटा, आपको एचसीएफ गिवन है, आपको एचसीएफ गिवन है बेटा। सो एचसीएफ इज 9, एलसीएम इज 459। ओके, एंड इफ वन ऑफ द नंबर यानी फर्स्ट नंबर लेट्स से 27 और सेकेंड नंबर आपको नहीं पता, आपके पास एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। आपको हर बार जब भी एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे बेटा और ए और बी की साथ में बात करेंगे, जब भी ए और बी की बात करेंगे साथ में एलसीएम एचसीएफ के साथ, ए और बी आर द टू नंबर्स जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अगर इन दोनों नंबर के साथ एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है ना, याद रखना है। और जब भी इन चार चीजों में से तीन चीजें दे रखी हैं आपको, चौथी चीज निकालने के लिए ऑलवेज यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखो, आपको एलसीएम पता है 459, आपको एचसीएफ पता है बेटा 9, ए पता है 27, बी नहीं पता। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। 27 काट डालो बेटा, 9 या 27, 3 से इसको डिवाइड कर लो। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, सिंपल। बी इज 153। आई होप आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। सो बी इज 153। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा सवाल करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बेटा। लार्जेस्ट मीन्स एचसीएफ। दिमाग में डाल लो, अगर लार्जेस्ट लिखा हो, बिगेस्ट लिखा हो या मैक्सिमम लिखा हो, तीनों का कि मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। बट एचसीएफ वो नंबर होता है जिसका मैंने जिन दो नंबरों का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकाला है ना, अगर उन दोनों नंबरों को मैं एचसीएफ से डिवाइड करूंगा ना तो कुछ भी बचेगा नहीं, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। बट इन्होंने क्या रखा है कि आप एचसीएफ निकालो इन दोनों का यूज करके, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए, तो बचना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या कर रखा है कि जब 70 को डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है और जब 125 को डिवाइड करता है तो 8 बचता है। तो जो बच रहा है उसको माइनस कर दो, 70 में से 5 माइनस कर दो, 65 आएगा। 125 में से माइनस कर दो 8 को, 117 आएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे बेटा, 65 का एलसीएम निकालो सिंपली। 13 से 13 5 65, 5 से करोगे 1 आएगा। तो 65 का जो आपका एलसीएम है 5 मल्टीप्लाई 13 है। अच्छा, 117 का निकाल लो, 39 जा, फिर 3, फिर 3। तो आप जब 117 का लिखोगे तो 3 मल्टीप्लाई 13। आप देख रहे हो इन दोनों में जो कॉमन है वो 13 है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ इज 13, जो इन दोनों में कॉमन है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाउ शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का एक सवाल तो ये पक्का है। चलो देखो इसको स्टार्ट कैसे करना है। देखो सुनो, क्योंकि आपको इरेशनल प्रूफ करना है, आप इसको कंसीडर कर लो ये इरेशनल है। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर मान लो, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है बेटा तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, √3 इज इक्वल्स टू a/b, where a and b are integers, are co-prime integers। कैसे इंटीजर बेटा, को-प्राइम इंटीजर्स। अब बच्चों को को-प्राइम नहीं पता होता। को-प्राइम बेटा ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन हो, ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम बोलते हैं। तो ये दोनों को-प्राइम इंटीजर्स हैं जहां पर नीचे वाला टर्म b 0, क्योंकि रैशनल नंबर में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको इधर भेज दो। ये स्टेटमेंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा, रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है ये वैसे भी, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट जरूर चेक किए जाएंगे टाइम में, ठीक है। तो b इधर जाएगा, b √3 इज इक्वल्स टू a। ना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे। आपको सारे स्टेप्स ध्यान रखने हैं बेटा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। तो स्क्वेयर करने पे क्या आएगा बेटा, इधर √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब आप 3 को इधर भेजोगे तो b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर बाई 3। आप एक चीज़ देखो, a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है। किसी भी इंटीजर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं और दूसरा इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है। हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। क्योंकि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इसलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गई बात, क्योंकि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ अब बेटा आगे करते हैं थोड़ा। नाउ a इज इक्वल्स टू लेट्स से 3c। वाई 3? 5 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? सिंपल, क्योंकि हम √3 को प्रूव कर रहे हैं बेटा। हम √3 को प्रूव कर रहे हैं इसलिए हम √3 से ले रहे हैं। अगर हम √5 को प्रूव करते 5 से लेते।
रूट टू को प्रूव करते 2c लेते हैं, सिंपल, जो प्रूव करेंगे वही लिख देंगे यहाँ पर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ से देखो, ए स्क्वायर इज 3b स्क्वायर, ठीक है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह कितना, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, बेटा 3 से इसको कैंसिल कर दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, इधर आके डिवाइड, b स्क्वायर अपॉन 3 इज c स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देना आपने, ये कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे b भी 3 से डिविजिबल है, हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अब क्योंकि b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसलिए b भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब हमें एक बात बताए कि हमने स्टार्टिंग में लिखा कि a और b को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो a और b में कॉमन है। अब कॉमन है तो ये क्या होगा बेटा, को प्राइम तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारी बात गलत थी पहले। तो छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, ठीक है, उस स्टेटमेंट के बाद आपका हो जाएगा ये। सो दिस इज द स्टेटमेंट बेटा, हमने स्टार्टिंग में लिखा कि ए और बी को प्राइम नंबर है, मतलब कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, बट हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि ए और बी में कम से कम 3 तो कॉमन है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है ए भी, और 3 से बी भी डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ए और बी में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना, सो 3 इज अ कॉमन नंबर। अब हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि को प्राइम है, तो ये बात तो गलत है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो है ना, इसको तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। इसका मतलब जो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है वो किसकी वजह से, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, हमने रॉन्ग एज्यूम किया है, इसकी वजह से ये गलती हुई है। इसका मतलब जो हमने ये रैशनल नंबर माना है, ये रैशनल नहीं है, ये कैसा नंबर है बेटा, इरैशनल नंबर। तो ये सारी स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट के ही मार्क्स है और आपको स्टेटमेंट में गलती नहीं करनी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इरैशनल प्रूफ करना है, तो फिर से वही बात बेटा, लेट कर लो, लेट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर से वही बात, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b। फिर से वही बात, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या नंबर है बेटा, ये को प्राइम नंबर्स है या को प्राइम इंटीजर्स है, इंटीजर्स है जिसमें b नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस सवाल में आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करना है, इस सवाल में आपको क्या करना है, सिर्फ रूट वाले को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है 1 बाय 1, ठीक है। तो पहले प्लस वाले और माइनस वाले को उधर भेजते हैं, तो 3√5 इज इक्वल टू a/b - 2। अच्छा, b इधर जाएगा, a - 2b/b इज इक्वल टू 3√5। अब एक बात समझो बेटा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू a - 2b/, ये 3 इधर आएगा 3b। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर a b 2 और ये सारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर से, ठीक है। हेयर a b 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। अब क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो ये क्या होगा, सो दैट a - 2b/3b विल बी अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है, जाहिर सी बात है बेटा, जो इंटीजर से जो नंबर बनते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, सो दैट √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, होना चाहिए रैशनल नंबर, बट ये बात तो गलत है, √5 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। जैसे हमने √3 को प्रूव किया कि वो रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि √5 इरैशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने √3 को प्रूव किया है। तो जिस तरीके से √3 इरैशनल है, उसी तरीके से √2 और √5 भी क्या है, इरैशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, ये तो फैक्ट है कि ये इरैशनल नंबर है भाई, इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट है, ये रैशनल है बट यहाँ पे कह रहा है रैशनल है, ये बात तो गलत है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस क्यों अराइज हुआ बेटा, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया है। तो हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से क्या हुआ, हमने मान लिया था कि ये रैशनल है, बट इससे जैसे हमने रैशनल माना, √5 को इसने प्रूव कर दिया कि रैशनल है, जबकि √5 तो इरैशनल है। इसका मतलब जो हमने माना है कि रैशनल है, ये बात गलत है। अब ये बात गलत है, इसका मतलब क्या है, √5 इज
इसलिए क्या होगा बेटा √5 में, सो दैट दिस 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? इतना सा काम करना है। तो जिसमें भी प्लस माइनस वाले सवाल है बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ऐसे सवाल जिसमें रूट के साथ कोई ना कोई नंबर प्लस माइनस और उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए गए, आपको क्या करना है, रूट वालों को इधर करना, बाकी सबको इधर करना है। इसको रैशनल नंबर बनाओगे तो ये भी रैशनल बन जाएगा और ये बात है गलत और ये बात स्टेटमेंट लिख दो। दैट्स ऑल, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। अच्छा, इसमें भी स्टेटमेंट है बेटा 4 की पावर n है, 4 की पावर n। इसी तरीके से एक एक्सरसाइज में भी सवाल है 6 की पावर n। तो देखो आपको करना है क्या, करके चेक वेदर द 4 की पावर n विल एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। ये किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये 0 पे एंड होगा, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, ठीक है। द फैक्टर ऑफ इज 2 × 2 की पावर n। बट कोई भी नंबर 0 पे एंड होने के लिए उसका जो फैक्टर होना चाहिए उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। एनी नंबर, ठीक है, any number and with 0 should have a factor in the form of 2 the power m into 5 की पावर n। यानी 2 और 5 दोनों आना चाहिए, पावर चाहे कुछ भी हो बट 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यानी कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसका एक रूल है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n और n हो, m और m हो या m और n दो अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दोनों की पावर सेम हो, चाहे दोनों की पावर अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए और इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है, 5 नहीं आ रहा, ठीक है। सो इन द फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n में क्या है, 5 है नहीं, ठीक है। देयर इज नो 5 एज अ फैक्टर, है नहीं उसमें 5। अब 5 है नहीं तो ये कभी 0 पे एंड होगा नहीं, सो दैट 2 द पावर n विल नॉट एंड with the 0 for any value of n, n की कुछ भी वैल्यू ले लो, ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। अब 5 नहीं आ रहा है तो कभी 0 पे एंड हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से आपको 6 की पावर n के लिए करना है 2 की पावर 2 3 की पावर n, भाई इसके फैक्टर में भी 5 नहीं आ रहा, सेम स्टेटमेंट उठा के चिपका दो। समझ में आ गई बात? तो ये था आपके ये 5 सवाल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको समझाया और पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत सही तरीके से समझ में आ गया और यही 5 वो सवाल है जो आपके एग्जाम में रिपीट होकर कई सालों से आ रहे हैं और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए हों और अगर समझ में आ गए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो। थैंक यू।